पहाड़ों की गोद में बसा वो राज्य जिसे कभी ज्यूल ऑफ इंडिया कहा गया था, आज अपनी ही राख में सुलग रहा है। चमन जलता रहा और बागबान खामोश बैठे थे। सियासत की बिसात पर इंसानियत के जख्म गहरे थे। जहां कभी बहती थी शांति की धारा, वहां अब लहू का सैलाब है। पूछ रहा है मणिपुर, क्या यही तेरा नया इंकलाब है? दोस्तों, 3 मई 2023 से शुरू हुआ हिंसा का वो सिलसिला आज 2026 में भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। आखिर क्यों मोदी सरकार का सबसे बड़ा ये इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर कहा जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक जातीय संघर्ष है या प्रशासन की वो विफलता जिसने भारत के एक हिस्से को सिविल वॉर की कगार पर खड़ा कर दिया है? आज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे मणिपुर ऑन द एज अगेन। तो दोस्तों, पहले मणिपुर को समझते हैं। मणिपुर यानी कि म्यांमार की सीमा से लगा हुआ राज्य, जिसकी कुल जनसंख्या 32 लाख है। इस राज्य में 2 मुख्य भूगोल हैं, जिसमें पहला है घाटी। यह राज्य की कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 10% है, लेकिन आबादी का 57% यहीं पर रहती है और यहाँ रहते हैं मैतेई समुदाय के लोग, जो मुख्यतः हिंदू हैं। और दूसरा पहाड़ियाँ, जो कि राज्य का 90% भूभाग है, लेकिन आबादी का सिर्फ 43% यहाँ रहते हैं, जिसमें 34% आदिवासी समुदाय है, जिनमें प्रमुख है नागा और कुकी-जो, जो मुख्यतः ईसाई समुदाय से आते हैं। अब एक जरूरी बात, संविधान ने आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है, यानी कि सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, जमीन के अधिकार में उन सबको आरक्षण का लाभ मिलता है। मैतेई समुदाय को यह दर्जा नहीं था। उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का दर्जा मिला था। और यहीं से शुरू हुई वह कहानी जो आज भी खत्म नहीं हो रही है। 14 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जिस आदेश में कहा गया कि मैतेई समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर विचार किया जाए। अब यह सुनते ही कुकी-जो समुदाय में डर फैल गया। उन्होंने सोचा कि अगर मैतेई को भी यह दर्जा मिल गया तो उनकी जमीन, उनकी नौकरियां और उनका आरक्षण सब खतरे में पड़ जाएगा। जिसके बाद 3 मई 2023 को आदिवासी समुदायों ने चूराचंदपुर में शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकाला और उसी दिन मैतेई भीड़ ने पलटवार कर दिया। एंग्लो कुकी वॉर की स्मृति में बना ऐतिहासिक द्वार जला दिया इस लड़ाई में, जिसके बाद घर जलाए गए, गिरजाघर तोड़ दिए गए। बस एक ही दिन में पूरा मणिपुर गृह युद्ध की कगार पर खड़ा हो गया। जैसा मुहावरा है ना कि चिंगारी तो छोटी थी लेकिन घर सूखी लकड़ियों का था। वर्षों की दबी हुई कड़वाहट, क्योंकि कड़वाहट तो पहले की भी थी, लेकिन एक अदालती आदेश के बहाने सारी कड़वाहट बाहर आ गई और सड़कों पर वह कड़वाहट दिखने लगी। और यह सिर्फ 2 समुदायों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये जमीन की लड़ाई थी, अवसर की लड़ाई थी और अस्तित्व की लड़ाई थी। अब नोट करिएगा, मई 2023 यानी कि पहले ही 48 घंटों में ही सैकड़ों घर जल गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके भीड़ उन्हें सड़कों पर घुमा रही थी। आप लोगों को भी वो सीन याद होगा, जिसके बाद विपक्ष ने खूब हंगामा मचाया था। अब आते हैं फिर से, भीड़ उन्हें सड़कों पर घुमा रही थी। यह वीडियो 26 जुलाई 2023 को दुनिया भर में फैला। तब जाकर के, याद रखिएगा, तब जाकर के 77 दिन बाद प्रधानमंत्री ने संसद पर इस पर बोला, जिसके बाद जून 2023 तक राज्य 2 हिस्सों में बंट गया, यानी कि घाटी में मैतेई समुदाय के लोग और पहाड़ियों में कुकी-जो समुदाय के लोग, और बीच में सशस्त्र बलों की बहुत लंबी चौकियां। जिसके बाद अक्टूबर 2023 तक 6000 हथियार और 6 लाख गोलियां सरकारी शस्त्रागारों से लूट ली गई, जिसमें मोर्टार, हथगोले, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और पुलिस वर्दियां भी शामिल थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, एक ऑडियो टेप सामने आई जिसे फॉरेंसिक जांच ने 93% सटीकता के साथ सच बताया। वह आवाज वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री, बीजेपी समर्थित मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की बताई गई। उस आवाज में कहा गया कि 4000 से 5000 हथियार लूटे गए हैं और यह सब मेरी वजह से हुआ, मेरी ताकत से हुआ और मेरी मर्जी से हुआ। जब यह बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो नवंबर 2024 में जिरीबम जिले में 3 मैतेई महिलाओं और 3 बच्चों का अपहरण भी हुआ। बाद में उनके शव नदी में मिले। एक बच्चा मात्र 10 महीने का था, जिसे गोली से मारा गया था।
अब बताइए, इस पूरे लड़ाई में दोनों तरफ से अत्याचार हुए, दोनों तरफ के निर्दोष मारे गए। यही इस संघर्ष की सबसे बड़ी त्रासदी है। ना वह गुनहगार थे, ना ये बेगुनाह थे। दोनों तरफ बस माँ के लाल जल रहे थे। जब राजा महल में था तो प्रजा जल रही थी। अब सबसे जरूरी बात, मोदी सरकार ने क्या किया? उनकी सबसे पहली चूक थी कि 77 दिनों की चुप्पी क्यों रखी। 3 मई 2023 को हिंसा शुरू हुई थी, जिसके बाद 26 जुलाई 2023 को, यानी कि 77 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर ने संसद में बोला। सिर्फ बोला, मणिपुर गए भी नहीं। जो प्राइम मिनिस्टर 60 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुके हैं, वो अपने ही देश के एक जलते हुए राज्य में क्यों नहीं गए? और दूसरी चूक, बीरेन्द्र सिंह को बनाए रखा। एन बीरेन्द्र सिंह पर यह आरोप था कि उन्होंने मैतेई उग्रवादी समूहों को प्रोत्साहन दिया। जब राज्य जल रहा हो तो आपको निष्पक्ष रहना चाहिए था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कानून व्यवस्था के पूर्ण ध्वस्त होने की जब बात कही, तब गठबंधन दल यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। फिर भी बीजेपी ने बीरेन्द्र सिंह को 20 महीने तक कुर्सी पर बनाए रखा, तब भी समर्थन वापस नहीं लिया। जिसके बाद 9 फरवरी 2025 को जब विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का खतरा मंडराया, तब जाकर के बीरेन्द्र सिंह ने इस्तीफा दिया। यानी कि जब उनकी कुर्सी जानी पक्की हो गई, तब भाजपा ने यह नौटंकी किया। यानी उन्हें इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि 258 लोग मारे गए उनके शासनकाल में, बल्कि इसलिए हटाया गया क्योंकि सत्ता तो खतरे में ही थी, वो जानी ही थी। जब तक नाव खुद ना डूबने लगे, तब तक मांझी को होश नहीं आया कि हमें नाव से उतर जाना चाहिए। और तीसरी चूक, मीडिया को खबर ही नहीं दी कि हमारे देश का एक राज्य इतनी बुरी तरीके से जल रहा है। जब हिंसा चरम पर थी तो राष्ट्रीय समाचार चैनलों ने मणिपुर को नजरअंदाज किया। जब तक वीडियो वायरल नहीं हुआ, मणिपुर खबरों में ही नहीं था। एक सक्रिय कार्यकर्ता ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई थी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, जबकि सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे। आप सोचिए, जब न्यायपालिका को वो काम करना पड़े, वो जो काम सरकार का था। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में ही कह दिया था कि मणिपुर में कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से पतन हो गया है। जिसके बाद कोर्ट ने एक जांच समिति बनाई। मार्च 2025 में कोर्ट ने स्वयं 6 न्यायाधीश मणिपुर भेजे हालात की सच्चाई जानने के लिए। और यह असाधारण कदम था क्योंकि न्यायपालिका को वो काम करना पड़ा जो कि कार्यपालिका थी, यानी कि सरकार का काम था। कोर्ट ने यह भी माना कि मणिपुर हाई कोर्ट का वह मूल आदेश ही गलत था जिसने यह सब शुरू किया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। जो दरार पड़नी थी समुदायों के बीच, वो अब भरने वाली नहीं थी और अभी तक नहीं भरी है। राष्ट्रपति शासन के ड्रामे के बाद भी कुछ नहीं बदला। 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जिसके बाद 4 फरवरी 2026 को बीजेपी नेता यूम नाम खामचंद सिंह ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जिसके बाद 21 मार्च 2026 को पहली बार 3 साल में मैतेई और कुकीज़ो प्रतिनिधियों के बीच में सीधा वार्ता हुई। क्या ये उम्मीद की किरण थी या सिर्फ दिखावा, मुझे नहीं पता, लेकिन एक छोटी बहुत किरण थी। क्योंकि जो सवाल अभी भी अनसुलझे हैं कि 60,000 विस्थापित लोग कब अपने घर जाएंगे, जो अत्याचार हुए उनके लिए जवाबदेही कब होगी, जो 6,000 हथियार लूटे गए वो कहाँ हैं, आदिवासी समुदायों की संवैधानिक सुरक्षा का क्या होगा, ये सवाल आज भी हवा में ही लटके हैं। इसके ऊपर एक शेर है, घाव तो भर जाता है वक्त के साथ, लेकिन दाग दाग रहते हैं हमेशा। तो समेटते हैं अब मणिपुर को, भारत का वह घाव जो 3 साल से रिस रहा है। 258 मौतें हो चुकी हैं, 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, 4,786 घर राख हो चुके हैं, और एक प्रधानमंत्री जो अभी तक वहां जा नहीं पाए हैं, एक मुख्यमंत्री जिसे 20 महीने बाद हटाया गया, और एक मीडिया जो तब जागी जब एक वीडियो वायरल हुआ। अब आप पूछिए, क्या यह सिर्फ बीजेपी की विफलता है? तो नहीं, मेरा तो मानना है यह उस पूरे तंत्र की विफलता है जो दशकों से मणिपुर के घावों को केवल और केवल राजनीतिक सुविधा के हिसाब से कभी खोलता रहा तो कभी बंद करता रहा। और आम नागरिक दोनों समुदायों के राहत शिविरों में बैठ करके इंतजार करता रहा। इंतजार किसी के आने का, इंतजार किसी के सुनने का, इंतजार किसी के समझने का। एक आखिरी शेर में बोलता हूँ कि सियासत खेलती रही अपना खेल और मणिपुर जलता रहा। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी 60,000 से ज्यादा लोग शिविरों में हैं। यह कहानी कब जारी रहेगी, हम लोग
आपको क्या लगता है मोदी सरकार की सबसे बड़ी चूक कौन सी थी? कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी धन्यवाद, कमेंट में जरूर लिखिएगा।